हाँ। तो हम क्या करते थे कि कुछ कागज़ लो आप अभी भी ये काम करके देख सकते हो, आप कुछ कागज़ लो, कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े कर लो और कागज़ के छोटे-छोटे टुकड़े करके स्केल जो रहता है ना आपके पास, उस स्केल को क्या करो उसके पास लेके जाओ पेपर जो टुकड़े करे ना आपने कागज़ के, तो उनके पास जब आप लेके जाओगे तो कभी ये एक्टिविटी करके देखी है आपने क्या होता है? ये इससे करी तो है, सर वो हमने बहुत अट्रैक्ट हो बार जाते हैं। स्कूल में करवाई है। करवाइए, एक-एक करके बताओ क्या होगा? मैंने एक स्केल सर सर वो वो अट्रैक्ट हो जाएँगे पेपर्स कागज़ के टुकड़े अट्रैक्ट एक हो स्केल के। जाएँगे। 1 सेकंड, 1 बाय 1 लेते हैं ना, सबसे पहले हर्षित। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कागज़ लिए, छोटे-छोटे टुकड़े कर लिए उसके, पीसेस कर लिए और मैं स्केल जो था उसको पेपर उनके पास लेके गया, तो फिर क्या होगा? क्या सर वो होगा? स्केल अट्रैक्ट करेगा पेपर के टुकड़ों को। ठीक है। हाँ, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना, बस यही बात बतानी है आपको। एंजल क्या होगा बेटा? सर वो पेपर का जो पीसेस है वो ही कॉम से अट्रैक्ट हो जाएंगे या स्केल से अच्छा, अट्रैक्ट हो। अच्छा। फिर बेटा इंशिया बताओ क्या होगा? सर वो अट्रैक्ट होंगे। और कौन है? हुसैना बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा जल्दी? वॉइस आ रही है मेरी आपको? सर हेलो? क्लास में ही नहीं है। सर वो क्लास में हाँ, नहीं चलो है। कोई बात नहीं। तो आपने तीनों ने बोला अट्रैक्ट हो जाएगा, आप लोगों ने क्वेश्चन तो ध्यान से सुना ही नहीं। क्वेश्चन में जब आप सिंपली स्केल लोगे और उसको पेपर के पास लेके जाओगे तो अट्रैक्ट थोड़ी ना सर होगा। कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, आपने क्वेश्चन ध्यान से ही नहीं सुना, है ना? तो जल्दबाजी नहीं करनी, अभी कुछ भी नहीं होगा उसमें। क्यों नहीं होगा? कि उस समय जो वो स्केल है वो क्या है, न्यूट्रल है। स्केल जो है वो क्या है, न्यूट्रल है उस समय। फिर आप क्या करो, अगर उसको अपने हेयर पे अगर अपन उसको रब करें, तो अगर हम उसको क्या करें, रब करें ऐसे करके, और रब करके जब आप रबिंग करोगे तो इसको बोलते हैं कि चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, आपने क्या करा, उसको चार्ज कर दिया बाय रबिंग, और फिर आप जब उसको पेपर के पास ले जाओगे तो वो पेपर को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे स्केल एक मटेरियल, प्लास्टिक का स्केल है तो वो एक मटेरियल है, ऐसे पेपर हुआ, पेपर भी एक मटेरियल है। तो इनको आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। चार्ज क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज ये प्रॉपर्टी है कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को या तो अट्रैक्ट कर सकता है, रिपल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ चार्ज। वो अपन आगे जाके स्टडी करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। पर यहाँ से आपको ये समझना है कि एक मोड ऑफ चार्जिंग है रबिंग। अलग अलग मोड ऑफ चार्जिंग होते हैं, एक कंडक्शन होता है, इंडक्शन होता है और रबिंग होता है। कंडक्शन इंडक्शन भी हम पढ़ेंगे। अभी जैसे मैंने एग्जांपल आपको रबिंग का दिया है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी मटेरियल को क्या कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। अब चार्ज कैसे हो जाता है, चार्ज क्या चीज होती है? अब मैं ये कह सकता हूँ कि भाई चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे कि एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है। ठीक है, तो यही सब अपन स्टडी करेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस जो ये पूरी यूनिट है इसका ओवरव्यू। ठीक है, ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। ओवरव्यू क्या है, तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, ये ओनली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, अपन इससे अलग भी टॉपिक्स करेंगे। ये सिर्फ एनसीईआरटी का है जो कि आपको करना ही करना है, 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा है, इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आप मॉड्यूल 1 करोगे तो मॉड्यूल 1 में अपन पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम शीट। ये आप ध्यान रखना कि ये जो भी यहाँ पर मैंने मॉड्यूल बनाए हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ ओनली एनसीईआरटी बेसिक लेवल के बने हुए हैं। आपका जो 10th बोर्ड का पेपर आता है, एग्जाम जो होते हैं बोर्ड के, उसके अकॉर्डिंग है। इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हम करेंगे जो मैं आपको बता दूंगा जब भी हम करेंगे। ठीक है, तो देख लो आप इसका, ये पूरी यूनिट का ओवरव्यू क्या है ना? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर एक प्रॉब्लम शीट होगी। फिर हम लेंगे मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 में क्या क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट सिंबल्स, देन सर्किट डायग्राम। ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम शीट हो जाएगी। फिर मॉड्यूल 3 लेंगे अपन। मॉड्यूल 3 में आपके ओम्स लो जो कि इम्पोर्टेंट है, ओम्स लो, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, देन एक्सपेरिमेंट टू परफॉर्म ओम्स लो, ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से आता है। और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल और इससे हमारे हाँ, आया ये भी है। से सुना है, हाँ तो बैटरीज का अरेंजमेंट। हाँ, तो ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा, इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कुछ अपन। फिर ये एक्सपेरिमेंट ऑफ टू परफॉर्म ओम्स लॉ, ये क्या होता है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें आता है। इसके बाद जो मॉड्यूल 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्टिविटी इसके अंदर आएगा। ठीक है, रजिस्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? रजिस्टिविटी आप उसमें डिफाइन करेंगे, रजिस्टिविटी होती क्या है, डिपेंड किस पे करती है।
फिर रजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो न्यूमेरिकल्स अपन बेसिक एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे जो कि पेपर में आपसे पूछे जाते हैं, प्लस कुछ एडिशनल न्यूमेरिकल भी मैं बता दूंगा आपको। फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर वही सीरीज और पैरेलल वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो आपको रेजिस्टेंस बताएंगे, ओम्स लॉ आप डिफाइन करोगे ना, ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल 6 है, मॉड्यूल 6 में आपका आ जाएगा इलेक्ट्रिक पावर एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और उसके बाद उसकी प्रॉब्लम शीट। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से अपन को चैप्टर पढ़ना है, काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। जैसे आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला चैप्टर किया है पीछे, बिल्कुल वैसे ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और ऐसे आपको स्टडी करना है। क्वेश्चंस जो आते हैं पेपर में, बोर्ड के एग्जाम में जो जो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इसी तरीके से आप डिवाइडेड होंगे, मतलब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई कौन से पार्ट में से क्वेश्चन आने। जैसे कई बार एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो ये सर्किट सिंबल्स वाला है, ये आपसे पूछ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सर्किट डायग्राम भी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये ओवरव्यू हो गया, समझ में आ गया। ये इस तरह से पूरा चैप्टर है ना, 6 मॉड्यूल है यस सर। इसमें Yes, चैप्टर। sir. सर अपना ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट हो गया क्या? हाँ यूनिट 1 पूरा हो गया। ठीक है, अब देखो आपको, अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ देखो ध्यान से कि जो मॉड्यूल 1 है, जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अपना इलेक्ट्रिक चार्ज से। तो आप कोई भी बुक अगर रेफर करते हैं एनसीईआरटी, तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करेगा। हम थोड़ा इसके पीछे से स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं कि भाई आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज आया कहाँ से, डिफाइन कैसे करा। ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज थी जिनको परफॉर्म करा, तो ये पता लगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होता क्या, इलेक्ट्रिसिटी आया कहाँ से। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसका देखते हैं, हिस्टोरिकल प्रीव्यू देखते हैं इसका। ठीक है, हिस्टोरिकल प्रीव्यू में देखो आप, देखो यहाँ पर क्या करा, एक्टिविटी है ये सब, है ना, ये सब क्या है, एक्टिविटीज हैं जो कि आपको ध्यान भी रखना है। और ये एक्टिविटीज आपको ये बताएगी कि अलग अलग मोड्स जो है, जैसे जनरली यहाँ पर जो मोड ऑफ चार्जिंग बता रखा है, वो बता रखा है रबिंग। यहाँ पर जो मोड ऑफ चार्जिंग डिस्कस कर रहे हैं ये, वो कौन सा बता रहे हैं, रबिंग वाला मोड ऑफ चार्जिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना इसमें कि कैसे ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो मटेरियल जो पहले न्यूट्रल थे, उनके अंदर क्या आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्जिंग की प्रॉपर्टी आ रही है ना। तो देखो ये एक एक्टिविटी देखते जाते हैं अपन, जैसे ग्लास रोड है, ये ग्लास रोड ली और एक सिल्क क्लॉथ लिया। ठीक है, तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को जब आपने रब नहीं करा है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपसे शुरू में ही वो एक क्वेश्चन पूछ लिया, और वो क्वेश्चन जो आपसे करा है अब आपके माइंड में भी रहेगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप उसको रबिंग नहीं किया हुआ है, ग्लास रोड को आपने सिल्क क्लॉथ पे रब नहीं किया है, तो उस केस में ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है, ना तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना ही रिपल करेंगे। पर जैसे ही आप ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हो, जैसे ही अपन ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करते हैं और दूर करते हैं इनको थोड़ा, एक फाइनाइट डिस्टेंस तक, ये नहीं कि बहुत ज्यादा दूर कर दिया, एक फाइनाइट डिस्टेंस तक आप दूर करते हैं, तो देखेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी आ गई इनके अंदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ गई। ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट और देखा, इसमें क्या है, वैक्स है, पैराफिन वैक्स, अलग अलग मटेरियल है, तो ये परफॉर्म की एक्टिविटी इन्होंने, तो पैराफिन वैक्स हुआ, और पैराफिन वैक्स एंड वूल क्लॉथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, जैसे इन्होंने जब इनको रब नहीं किया हुआ है, तो रब नहीं करोगे जब तो इनके बीच में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगा। पर जैसे ही आप पैराफिन वैक्स के ऊपर वूल क्लॉथ को रब करोगे, तो रब करने पे क्या होगा, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी इनमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, इनमें क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब ये तो क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स थे। यहाँ पर देखो ये ग्लास रोड था, उसको सिल्क क्लॉथ पे रब करा, यहाँ पे पैराफिन वैक्स था, उसको क्या करा, वुल क्लॉथ पे रब करा। अब क्या करा इन्होंने इसके बाद कि ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करके 2 ग्लास रोड ले ली, और उन ग्लास रोड को पास में लेके आए। देखो इधर, ये देखो, अब क्या करा इन्होंने, ग्लास रोड को, ये रही ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ पे रब करा, ऐसी 2 ग्लास रोड आपस में पास में लेके आए। तो पास में लेके आए, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो देखो सेम जब है, सेम मटेरियल जब है, सेम मटेरियल को जब आपने चार्ज करा, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये वैक्स है, ये वैक्स है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। पर अगर आप 2 डिफरेंट मटेरियल्स ले रहे हो, जैसे वैक्स लिया और ग्लास रोड लिया, 2 डिफरेंट मटेरियल ले रहे हैं, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिविटी परफॉर्म करी इन्होंने, परफॉर्म करके क्या पता लगाया कि अगर आप
डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हैं, जैसे ग्लास रोड, सिल्क क्लॉथ है, या पैराफिन वैक्स या वूल क्लॉथ है। आप इनको रब करते हो, रब करके एक फाइनाइट डिस्टेंस तक इनको लेके जाते हो तो इनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, और सेम मटेरियल है और उनको फाइनाइट डिस्टेंस पे लगते हो तो उनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी से इन्होंने सर हम्म सर इसका रीजन सेम चार्ज हो सकता है क्या? वो अब देखो, ये सारी जो एक्टिविटीज परफॉर्म की गई थी, ये की गई थी जब तक इनको चार्ज के बारे में पता ही नहीं था। इनको ये नहीं पता था कि भाई इलेक्ट्रॉन जब एक से दूसरे में जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। ये सब जो है एटॉमिक थ्योरी बाद में आई थी, ये एटॉमिक थ्योरी से पहले की बातें हैं, है ना। ये उससे पहले का, अभी इनको पता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन होता क्या है, अभी इनको ये नहीं पता ओके। इलेक्ट्रॉन है क्या, है ना, ये उससे पहले की बातें हैं। तो अब इन्होंने साइंटिस्ट को कोई रीजन तो देना ही था, तो उन्होंने क्या रीजन दिया, तो देखो इन्होंने क्या कहा कि सम एक्सपेरिमेंटर्स स्पेक्युलेटेड दैट इनविजिबल फ्लूइड वर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रबिंग। यानी जब आप एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल पर रब करते हो तो कुछ साइंटिस्ट ने ऐसे बोला कि एक फ्लूइड होता है जो कि फ्लूइड ट्रांसफर हो जाता है एक से दूसरे में। ठीक है, तो जब फ्लूइड, थोड़ा इसको ऐसे समझने की कोशिश करना, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे करके दो हैं, अब मान लो पहले तो बराबर बराबर थे, अब जैसे ही आपने रब करा तो एक से दूसरे में मटेरियल जो फ्लूइड है वो चला गया, तो फ्लूइड चला गया तो वापस से क्या करते हैं, वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से वो क्या हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले ने तो ये कह दिया। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे चार्ल्स डुफे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर वर डेफिनेटली टू टाइप्स ऑफ changes brought by rubbing certain pairs of objects together. There were two types of force produced. There were, ध्यान से देखना, देयर वर टू टाइप्स ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड, एक तो हो गया अट्रैक्शन का और दूसरा क्या हो गया, रिपल्शन का। ठीक है, द हाइपोथेटिकल फ्लूइड ट्रांसफर बिकेम नॉन एज चार्ज। ठीक है, तो ये जो चार्ल्स डफे जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या कहा कि फ्लूइड जो है वो एक्सचेंज होता है, और फ्लूइड एक्सचेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, देयर वर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस, दो टाइप के जो है वो फोर्स प्रोड्यूस होते हैं। एक फोर्स होता है अट्रैक्शन का और दूसरा फोर्स क्या होता है, रिपल्शन का होता है। ठीक है, ये जो हाइपोथेटिकल फ्लूइड था, इस हाइपोथेटिकल फ्लूइड को बाद में किससे जाना गया, ये क्या कहा गया, इसको चार्ज। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेन जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि यहाँ देखो, इन्होंने तो क्या था, डेमोन्स्ट्रेटेड दैट देयर वर डेफिनेटली टू टाइप्स ऑफ चेंजेस ब्रॉट बाय रबिंग। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या कहा, देयर वाज ओनली वन फ्लूइड, देयर वाज ओनली वन फ्लूइड एक्सचेंज बिटवीन रबिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टू डिफरेंट चार्जेस वर नथिंग मोर देन ईदर एन एक्सेस और अ डेफिशिएंसी ऑफ दैट वन फ्लूइड। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि भाई दो फ्लूइड नहीं है, दो फ्लूइड ट्रांसफर नहीं हो रहे, एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में, ऐसा नहीं हो रहा, ये सिर्फ एक ही फ्लूइड है, और एक फ्लूइड जो है वो दूसरे में ट्रांसफर हो रहा है, तो एक में तो कमी हो रही है। ठीक है, एक में तो कमी हो रही है, दूसरे में एक्सेसिवनेस हो रहा है ना, एक में तो डेफिशिएंसी हो रही है और एक में दूसरे में क्या हो रहा है, एक्सेसिवनेस हो रहा है। ठीक है ना। सो आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद वैक्स एंड वुल, वैक्स और वुल का जो एग्जांपल अपन देखा था, फ्रैंकलिन सजेस्टेड दैट द कोरस वुल रिमूव some of this invisible fluid from the smooth wax। ठीक है, causing an, तो देखो यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, ये रहा वुल और वैक्स का एग्जांपल, देखो ये रहा वुल क्लॉथ और ये रहा वैक्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब आपने वुल क्लॉथ को वैक्स पे रब करा, ठीक है, देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है इनका, तो रब करा, देखो क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर एक्सपेरिमेंट विद वैक्स एंड वुल, फ्रैंकलिन सजेस्टेड दैट द कोरस वुल removed some of this invisible fluid from the smooth wax। वैक्स से सब कुछ फ्लूइड इसने हटा लिया, है ना, जब इसको इस पर रब करा तो इसने वैक्स से कुछ फ्लूइड क्या है, निकाल लिया, क्योंकि इससे निकाल लिया तो इस पर कमी हो गई, कमी हो गई तो इसको कमी को इसने नेगेटिव से बता दिया, और इसके पास वो फ्लूइड क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो वो फ्लूइड ज्यादा हो गया तो उसको उसने किससे बता दिया, पॉजिटिव से बता दिया। तो फिर इस तरीके से जो ये पहले जो थ्योरी दी गई थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इसकी थ्योरी का अकॉर्डिंग जैसे ही वुल क्लॉथ को आपने वैक्स पर रब करा, तो रब करने से क्या हो गया, जो फ्लूइड था वैक्स में वो निकल के कहाँ आ गया, वुल क्लॉथ पे आ गया, और वुल क्लॉथ पर आ गया तो उससे क्या हुआ, यहाँ पर तो फ्लूइड की कमी हो गई, फ्लूइड की कमी को उसने नेगेटिव से बता दिया, यहाँ पर फ्लूइड की क्या हो गई, अधिकता, एक्सेसिवनेस हो गई, तो उसको उसने किससे बता दिया, पॉजिटिव से बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से उसने चार्ज कर दिए, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया।
ठीक है। तो सर पहले पता था क्या कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं होते नहीं हैं? ये नहीं नहीं ऐसे नहीं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तो फ्लूइड बोला है ना, फ्लूइड फ्लूइड बोला है, कोई हाइपोथेटिकल फ्लूइड है, तो इसमें फ्लूइड की कमी हुई तो कमी को उसने नेगेटिव से बता दिया, और इसमें अधिकता एक्सेसिवनेस हो गई तो उसको पॉजिटिव से बता दिया। ठीक है, समझ में आया? ओके सर। है ना, बस ये थ्योरी आपको नॉलेज होनी चाहिए इसकी भी, है ना। आगे देखो, चार्ज डेट वाज एसोसिएटेड विद रब्ड वैक्स बिकम बिकेम नॉन एज नेगेटिव। ठीक है, जो वैक्स में कमी हुई तो उसको तो नेगेटिव से उसने बता दिया, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और जहां पर अधिकता हुई एक्सेसिवनेस हुई उसको क्या बता दिया, पॉजिटिव से बता दिया। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट में एक साइंटिस्ट और थे, वो थे चार्ल्स कूलॉम। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है कि दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 एक चार्ज है Q2, इनके बीच की डिस्टेंस है R, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R। तो जो फोर्स लगेगा, अब डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, डिपेंडिंग ऑन जो चार्ज है उनके नेचर पे ये डिसाइड हुआ कि भाई ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का है, रिपल्शन का है, और इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, अब ये जो K है यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ ठीक है, तो यहाँ देखो चार्ल्स कूलॉम ने 1780s में क्या बताया था, प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ चार्ज कैरीड आउट बाय कूलॉम यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड टॉर्शनल बैलेंस। ठीक है, टॉर्शनल बैलेंस एक डिवाइस बनाई थी इन्होंने, मेजरिंग द फोर्स जनरेटेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज। तो दो इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडीज हैं, ये Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है। ठीक है, सो इन्होंने क्या था, 2 पॉइंट चार्जेस का मतलब है Q1 और Q2 जो है वो 1 कूलाम है। कूलाम क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 1 कूलाम हो गया। Q1 Q2 1 किलोग्राम है और R की वैल्यू क्या है, 1 मीटर है। तो F इजिकल टू कितना आ जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 मीटर अपार्ट दे वुड जनरेट अ फोर्स ऑफ अबाउट 9 बिलियन न्यूटन्स ईदर अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ चार्ज इन्वॉल्व। अब ये फोर्स जो है वो अट्रैक्शन का या रिपल्शन का होगा, किस पर डिपेंड करेगा, ये चार्ज कैसे हैं, प्लस प्लस के हुए तो रिपल कर देंगे, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रीव्यू है, हिस्टोरिकल प्रीव्यू है। ठीक है, इसके बाद ये तो एक्टिविटी बेस्ड था, जो एक्टिविटी परफॉर्म करी थी साइंटिस्ट ने, और उस पर बेस्ड उन्होंने कुछ अपने रिजल्ट्स दिए थे। ठीक है, इसके बाद जो आई वो क्या आई, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, इसके बाद एटॉमिक थ्योरी आई, जिससे आप शायद अच्छे से अवेयर हो गए आप लोग, आप लोगों को नॉन भी होगी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ देखो, सबसे पहले वन बाय वन देखते आते हैं अपन, और मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जैसे सबसे पहले हमने डिफाइन करा एटम्स, एटम्स होते क्या हैं। सो ऑल ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज एटम्स। ठीक है, ऑल जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक से बने होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। एटम्स आर मेड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। आई थिंक आप लोग अवेयर हो गए इससे, है ना, जानते हो ना। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, नॉन है ना, एक बार यस कर देना आप लोगों को पता है तो। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होंगे। प्रोटॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। होते ही नहीं होते, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिट में रिवॉल्व होते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड देखो, न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर आपके पास सेंटर पे तो क्या हो गया, सेंटर यानी न्यूक्लियस में आपके पास क्या हो गए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, अगर तो अब न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रॉन तो क्या है, न्यूट्रल हो गया, है ना। अब कौन डिसाइड करेगा कि ये एटम पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है, वो डिफाइन करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गए, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज हो गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा तो एटम कैसा हो जाएगा, बताओ, बोलो। न्यूट्रल। न्यूट्रल हो जाएगा। इससे तो आप काफी अच्छे से अवेयर हो गए इस थ्योरी से तो, ठीक है ना।
तो जो आपका चार्ज यस होगा, सर। जो एटम होगा वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव अगर ज्यादा हो गया, पॉजिटिव कम है, तो जो आपका एटम होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है तो नेगेटिव चार्ज कम है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो आपका एटम कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो बाद में ये थ्योरी आई थी एटॉमिक थ्योरी, और फिर एटॉमिक थ्योरी से डिफाइन किया गया कि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो आपका जो एटम है वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एटम जो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो आपका जो एटम है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, यस कर दो, समझ में आ गया तो, यस ठीक है, यस है ना। चलो आगे देखते हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट मेन आपका जो कंटेंट है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। बाकी सब तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो होनी चाहिए यानी कि। फिर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that pass from one body to another by different modes। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑब्वियसली कैसे आएगा, इनिशियली तो जो भी एटम होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के अगर बराबर है तो इसका मतलब तो यही है कि भाई वो न्यूट्रल हो गया आपका एटम। पर अब वो चार्ज कैसे होगा, तो चार्ज कैसे होगा, या तो वो, अब देखो जो प्रोटॉन है वो आपका तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो वो टाइटली बंधा हुआ रहता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस में है तो वो टाइटली बंधा हुआ रहता है। बाहर जो घूम रहा फिर रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो वो बाहर घूम रहा फिर रहा है तो वो जरूर कहीं जा सकता है छोड़ के, ठीक है। तो वो बाहर छोड़ के भी जा सकता है, किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है। तो अगर अगर मान लो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया तो क्या हो जाएगा कि इनबैलेंस यानी बैलेंस उसका बिगड़ जाएगा, है ना। इनिशियली क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर थे तो न्यूट्रल था। मान लो एटम में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब ये जो हो गया आपका एटम वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब मैं कहूँ कि भाई मान लो उसमें उस किसी इसने गेन कर लिए, गेन कर लिए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो ठीक है। सर, गेन करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना। हाँ देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा, हाँ गेन अगर करता है इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, सही कह रहे हो आप। ठीक है। तो गेन अगर करता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन कम हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को अपन कैसे बोल देते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है यानी देता है, तो देने वाला तो वो बड़ा होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज जाएगा। वैसे भी देने वाला बड़ा होता है, और वही जो ले रहा है वो नेगेटिवली चार्ज वो हो जाएगा। नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। बाकी कॉन्सेप्ट तो ये है ही सही जो मैंने आपको समझाया है, कि अगर वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो पॉजिटिव हो गया हो। ठीक है। अगर वो गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। तो आखिर वो चार्ज हो कैसे रहा है, तो चार्ज वो हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन उससे पास हो रहे हैं, या तो वो गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उसी वजह से वो चार्ज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उतनी ही उसकी चार्जिंग एबिलिटी जो चार्ज है वो ज्यादा या कम होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बाय डिफरेंट मोड्स। मोड्स में आगे स्टडी कराऊंगा आपको, कंडक्शन, इंडक्शन और रबिंग, जो तीन है आपके मोड्स ऑफ चार्जिंग, कंडक्शन, इंडक्शन एंड रबिंग, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको अभी जस्ट बताया ही है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो बाय कन्वेंशन द चार्ज अक्वायर्ड बाय अ ग्लास रोड इज कॉल्ड पॉजिटिव, ठीक है, एंड पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज अक्वायर्ड बाय एबोनाइट रोड इज कॉल्ड नेगेटिव। तो ये उस थ्योरी से है, रबिंग वाली थ्योरी से। बाकी आप ये मैंने आपको बता ही दिया, पॉजिटिव नेगेटिव आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। पॉजिटिवली चार्ज कब होगा एटम और नेगेटिवली चार्ज कब होगा, इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बाद है मोड्स ऑफ चार्जिंग। मोड्स ऑफ चार्जिंग अपन लेंगे कल से, है ना। कल जो क्लास होगी उसमें मैं बताऊंगा आपको मोड्स ऑफ चार्जिंग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ।
नो डाउट सर। है नो ना? डाउट तो सर। ये तो बेसिक क्लास थी वैसे भी आपकी।